Hello class 11 students, welcome to today's online class. In today's online class we are going to solve one numerical which is going to make you understand a concept about how to solve a numerical in which one force is acting and a acceleration is also working on it. तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन. See this question on the PDF. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? See this question is asking two blocks of 2 kg and 5 kg are connected by a idle string passing over a pulley. So ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखा रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन में एक घिर्री लगी हुई है, जो मैंने आपको पहले बताया था छत्तीसगढ़ी में घिर्री मतलब एक पुली लगी हुई है, और एक इंक्लाइंड प्लेन में, इस इंक्लाइंड प्लेन में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो है 2 kg का, 2 kg का ऑब्जेक्ट है. इसको डायग्राम में भी दिखा देता हूं आपको. 2 kg का ऑब्जेक्ट है और इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो पुली से होते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है जो कि 5 kg का है. ठीक, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है. ये दोनों कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, और ये इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन का एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री. और बोल रहा है, देखिए, द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू स्लाइड. ये 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड होने के लिए फ्री है ऑन द सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वेयर एज 5 kg ब्लॉक हैंग्स फ्रीली. ये 5 kg का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे लटका हुआ है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम. अब बताइए क्या है, ये 5 kg का है, ये 2 kg का है, किधर होगा एक्सेलरेशन? ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा. जितना एक्सेलरेशन से ये ऊपर की ओर इंक्लाइंड प्लेन में चढ़ेगा, उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करो, और साथ में इस स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट होगा भाई, टेंशन क्रिएट होगा. ये टेंशन T की वैल्यू कैलकुलेट करो बोलता है, और म्यू की वैल्यू 0.3 दे दी है. म्यू की वैल्यू 0.3 दे दी है. सो दीज आर द थिंग्स गिवन, दीज आर द थिंग्स गिवन. देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, बाकी डायग्राम को मैं बना के बताता हूं कि हाउ इट विल बी डन. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1. ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं. मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वी विल सॉल्व इट. सो हियर 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है. इसका मास एक फोर्स बनाएगा जिसको वेट बोलते हैं, जो होगा W1. मान लेता हूं उसको W1. दिया क्या क्या है? दिए हुए चीजों में है, पहली चीज कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं. पहला ऑब्जेक्ट का मास है, समझ लो 2 kg. पहले ऑब्जेक्ट का मास हम ले लेते हैं 2 kg, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास M2 ले लेते हैं जो दिया हुआ था 5 kg. यहाँ अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है. याद आ रहा है हम लोग अल्फा को क्या बोलते थे? इंक्लिनेशन एंगल. हम लोग अल्फा को क्या बोलते थे? इंक्लिनेशन एंगल. ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, म्यू की वैल्यू 0.3 दी हुई है. सरफेस इंक्लिनेशन, जो इंक्लाइंड सरफेस है और जो ब्लॉक है, उन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.3 दी हुई है. कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे होंगे यहाँ पे? काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मूव हो रहा है, एक एक्सेलरेशन में है. देखिए एक्सेलरेशन जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे आना है. ठीक है, अब देखिए W1 तो डाउनवर्ड काम करेगा. ये है ऑब्जेक्ट 2 जिसका मास है M2, और इसमें वेट काम करेगा W2. ठीक, अब हम लोग क्या करना है? टू फाइंड. देखते हैं क्या पता करना है. टू फाइंड पता करो बोलता है दो चीजें. क्या क्या दो चीजें? एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करो और टेंशन की वैल्यू पता करो. ये दो चीजें पता करो बोलता है. सबसे पहले क्या करते हैं, हम W1 और W2 की वैल्यू पता कर लेते हैं. सो वी नो डैट, जानते हैं हम लोग, वी नो डैट वेट W1 इज इक्वल टू M1 इंटू G. G की वैल्यू, यहां पे आप G की वैल्यू 10 ले लेना. टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे G की वैल्यू हो जानी है 10. तो ये हो गया 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन. ये W1 की वैल्यू हो गई. W2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम.
इन द सेम वे W2 की वैल्यू हो जाएगी W2 इज इक्वल टू M2 इंटू जी, यानी कि M2 की वैल्यू है 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन हो गया W2 की वैल्यू। W2 की वैल्यू 50 न्यूटन हो गई, यानी W1 W2 ये दोनों हो गए। और दो ब्लॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ के लिए जितना एक्सेलरेशन A है उतना ही एक्सेलरेशन ये भी है, मतलब जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। जितने टेंशन से ये ऊपर की ओर खींचेगा उतने ही टेंशन से ये ऊपर की ओर खींचा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। तो इसी कॉन्करेंट फोर्स के इक्वेशन एक बना लेते हैं हम। क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्वेशन ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब बहुत सारे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट्स में, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, फोर्सेस फॉर ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 की पहली बात करते हैं, इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, यहां समझने के लिए यहां बना सकते हैं हम लोग। ये रहा वो ऑब्जेक्ट, ये W2 नीचे काम कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, W2 नीचे काम कर रहा है और टेंशन फोर्स T ऊपर काम कर रहा है, इसके ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। और इन दोनों की लड़ाई में, इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जो जीतेगा उस तरफ मोशन होगा। मोशन पहले ही बता दिया, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। W2 नीचे की तरफ काम कर रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है। जो फोर्स ज्यादा होगा वो अपनी तरफ मोशन दे देगा बचे हुए फोर्स में। तो देखो इसके हिसाब से कॉन्करेंट फोर्स से मैं क्या करता हूं, W2 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए, ये लिख सकता हूं। देखो W2 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है। और टेंशन फोर्स एक रिएक्शन फोर्स है जो स्ट्रिंग में काम कर रहा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो कुछ फोर्स बचेगा जो उसको मोशन देने में काम आएगा। तो W2 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए, M2 इंटू ए। सो नाउ सी W2 माइनस T की वैल्यू नहीं मालूम और W2 हम लोग निकाल लिए हैं। तो इनमें से हमको क्या मिल रहा है, W2 की वैल्यू बनी थी 50 माइनस T इज इक्वल टू 5। देखो M2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5A। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस फॉर ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 के लिए कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो ब्लॉक 1 के बारे में बात करते हैं। ब्लॉक 1 इंक्लिनेशन में है, ठीक। अभी देखो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसको मिटा दिया जाए। क्या क्या फोर्सेस में कंपोनेंट में देखो, नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर। और ये जो W1 है, ये जो W1 वेट है इसका, वो दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं मैं उसको। एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट में और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, ठीक। अब ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। तो ये भी 30 डिग्री होना है, ये भी 30 डिग्री होगा। और इसके कारण W1 cos 30 हो गया और ये बन गया W1 sin 30 डिग्री। ये दो चीजें मिल गई हमको। दिख रहा है यहां पे, नहीं दिख रहा। ये हो गया W1, मैं लिख देता हूं W1 cos 30 डिग्री। देखिए W1 cos 30 डिग्री नॉर्मल के अपोजिट में काम कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि कोई मोशन वर्टिकल मतलब इंक्लिनेशन के परपेंडिकुलर में नहीं हो रहा। जो भी मोशन हो रहा है, देखो एक्सेलरेशन कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, सो एक्सेलरेशन विल बी इन दैट डायरेक्शन। मगर क्योंकि एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में है, इसलिए एक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा, जिसको हमें देखना पड़ेगा, वो हो जाएगा F, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, काफी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक एक करके हम लोग और इसको बात समझते हैं। सबसे पहले देखो W1 cos 30 नॉर्मल फोर्स के जस्ट अपोजिट हो जाना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाना है, तो ये अपोजिट होके हमको n की वैल्यू दे सकता है। तो सबसे पहले फॉर ब्लॉक 1 हम लोग क्या करते हैं, फॉर ब्लॉक 1 हम लोग एक एक फोर्स की बात करते हैं, एक एक फोर्स की बात करते हैं। जैसे देख लेते हैं कि कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे।
तो चलो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करते हैं। क्या है, देखो एक्सेलरेशन उस तरफ हो रहा है, टेंशन उस तरफ है, टेंशन ज्यादा होगा तब जाकर ही तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच पाएगा, इसीलिए T माइनस W1 साइन 30 डिग्री प्लस F फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर ही लग रहा है, ये वाला ही कंफ्यूजन हमको होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है जिस तरफ वेट का कंपोनेंट लग रहा है, क्यों? क्योंकि मोशन उस तरफ है, टेंशन उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक। प्लस F इज इक्वल टू, देखो इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से जो फोर्स बच रहा है वही इसको मोशन दे रहा होगा, वो होगा m1 इंटू ए के बराबर। अब देखो T माइनस W1 की वैल्यू दी है, W1 की वैल्यू 20 निकाल ली हमने, 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस F की वैल्यू क्या लेंगे, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन ले सकते हैं बिल्कुल। F फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, नॉर्मल फोर्स W1 cos 30 के बराबर है, यानी कि म्यू इंटू W1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू ए की वैल्यू हमको अभी नहीं मालूम, ए की वैल्यू हमको निकालना है, तो यहां से हमको मिलेगा T माइनस 10 प्लस म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू 20 इंटू √3/2, याद है ना, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 2a, इज इक्वल टू 2a। नाउ सी, इधर मिटाया जाए, इधर मिटाया जाए। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसी को सॉल्व करते हैं, अब इसी को सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, T माइनस 10, देखो 20 ये 1 जा चले गया और ये 10 जा चले गया, और 10 इंटू 0.3 क्या हो जाएगा, 3, 10 प्लस 3/√3 बचेगा 3, देखो ये 10 इंटू 0.3 3 बचेगा, 3/√3 इज इक्वल टू 2a, ये बच रहा है। अभी देखो यहां से हम लोग इसको डेसिमल में ले आते हैं, थोड़ा आसान बना देते हैं, 3 इंटू √3, 3 इंटू √3 की वैल्यू लगभग 5.2 के बराबर होती, 10 प्लस 5.2, देख लेना सॉल्व करके देखिएगा, इज इक्वल टू 2a, तो यहां से मिलेगा T इज इक्वल टू, सॉरी T माइनस 10 प्लस 5.2 यानी कि 15.2 इज इक्वल टू 2a, ये मिलेगा हम लोगों को, ये इक्वेशन मिल रहा है, समझ लो क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, T माइनस 15.2 इज इक्वल टू 2a, T माइनस 15.2 इज इक्वल टू 2a, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देखो दो इक्वेशन बन गए, पहला इक्वेशन क्या था, 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a, और दूसरा इक्वेशन बन रहा है T माइनस 15.2 इज इक्वल टू 2a। चलो इन दोनों को, अच्छा इसको थोड़ा सा फेरबदल करके लिख देता हूं ताकि अच्छा दिखे, क्या लिख देता हूं देखना, T को इधर ले आता हूं ताकि देखो T यहाँ पे है ना, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, इक्वेशन आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो स्पेशली बायो वाला के लिए माइनस 15.2 प्लस T इज इक्वल टू 2a, कुछ नहीं है, उसी को मैंने T को इधर ले आया, बस T को इधर ले आया क्योंकि T यहाँ पे है। सो सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन, देखो ये T यहाँ पे माइनस में है, T यहाँ प्लस में है, टेंशन को हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन बचेगा, उसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा देखते हैं, 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a, और उसके नीचे माइनस 15.2 प्लस टी इज इक्वल टू 2a, प्लस करना है, इसको ऐड करना है, चलो ऐड करते हैं, चलो ऐड करते हैं, ऐड करके क्या मिलने वाला है, देखो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा 5 प्लस 2a, 5a प्लस 2a 7a हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के कैंसल, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गए, बचा 50 माइनस 15.2, तो 50 माइनस 15 35 होता है, 0.2 और कर दो कम तो 34.8
34.8 इज इक्वल टू 7a। इससे हमको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू हो जाएगा 34.8 अपॉन 7, 34.8 अपॉन 7, जो कि डिवाइड करने पे एक्सेलरेशन लगभग आएगा आपका, लगभग आएगा 4.97, 4.97। इसको डिवाइड करके देखना, 4.97 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लगभग 5 भी ले सकते हो, लगभग देखो ना, 4.97 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि अभी टेंशन की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए ए की वैल्यू पता चल गई। इस इक्वेशन में 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a में ए की वैल्यू रख देता हूं तो टेंशन की भी वैल्यू मिल जाएगी। चलो यहीं पे रख देते, यहीं पे वैल्यू रख देते, अपने को वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसमें से पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 लिख नहीं रहा हूं मगर याद रखना, तो आ जाएगा 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू 5। देखो मैं इसको 5 भी ले सकता हूं, लगभग 5 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस टी इज इक्वल टू 25, तो माइनस टी इज इक्वल टू 25 माइनस 50 माइनस 50, और इससे मिलने वाला है कि t की वैल्यू इज इक्वल टू, देखो 25 माइनस 50 क्या होगा, माइनस 25, तो माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 25, यानी t इज इक्वल टू 25 न्यूटन। यूनिट सही लिखना। तो दोनों चीज निकल गई, जो जो पूछा था, क्या क्या पूछा था कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन बनेगा, तो 25 न्यूटन का टेंशन बनेगा दोनों तरफ, और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लगभग अप्रॉक्स 4.97 टू बी करेक्ट। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, एक क्वेश्चन में आपको असाइनमेंट भी दूंगा, उसमें इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट नहीं मगर एक फोर्स की बात कर रहा है जो उसको ऊपर की डायरेक्शन में खींचेगा। ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, अगर नहीं बनेगा तो मैं सॉल्यूशन भी उसका पीडीएफ में 2-3 दिन बाद दे दूंगा। लुक एट दैट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू शो यू दैट क्वेश्चन इन पीडीएफ। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार रीड कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या पूछता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, असाइनमेंट है आपका, अ मेटल ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg इज प्लेस्ड ऑन द प्लेन इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दे दी है और मास दिया है इस ब्लॉक का 0.5 kg, वेट निकाल लेना। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू 0.2 है तो कितना फोर्स होगा लगेगा जिससे what force must be applied to move it up the inclined plane with an acceleration of 20 centimeter per second square। उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लेना। इतने एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाने में कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वैल्यू एफ की वैल्यू पता करनी है। कोशिश करके देखना, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मींस यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन हमने देख डाले। अब हम लोग मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के लिए। समझते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और उससे अच्छी बात आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है और किस तरीके से ये मोशन को अपोज करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग फ्रिक्शन। हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट हमने देखे, शुरू में ही देखे थे, कि पहला था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन काम कब करता है। एक सरफेस के ऊपर जब एक ऑब्जेक्ट यूं रखा रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये रोल करेगा, हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये रोल करेगा, ठीक। अब इस समय जो फ्रिक्शन काम करेगा इसके ऊपर वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट विल बी द रोलिंग फ्रिक्शन। हम लोग बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। force of friction which comes into play when a body
rolls over another body, rolls over another body। तो ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो कब आता है, कब काम करता है, जब एक बॉडी रोल करे किसी दूसरे सरफेस के ऊपर। ठीक, तो इसको समझने के लिए चलिए शुरुआत से समझते हैं। अभी जो हमने समझा है वहां से चालू करते हैं। हमने अभी जाना है, अभी तक हमने जाना है कि सरफेस के ऊपर अगर एक ब्लॉक को रख दिया जाए और इसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, हम लगा रहे हैं इसके ऊपर कोई फोर्स, तो इस समय चलो एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इसको खींच रहे हैं, फोर्स। और पहले से सरफेस के बारे में बता दिया है कि आपका स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है, 0.6 है, बड़ा लिखा जाए। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को 0.6 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। हम लोग को मालूम है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक, तो इसका मतलब, और मान लो इसका ऑब्जेक्ट का मास है, मान लो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अपने को पता है, हम लोगों को मालूम है कि मैं कितना फोर्स लगाऊंगा तब जाके मूव होना चालू करेगा। देखो कैसे, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है, तो 2 kg का मास है, यानी इसका खुद का वेट कितना हो गया, 20 न्यूटन का खुद का वेट हो गया। नॉर्मल फोर्स कितना लगाएगा ये, नॉर्मल फोर्स भी 20 न्यूटन का लगाएगा। नॉर्मल फोर्स n इज इक्वल टू 20 न्यूटन का लगाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। ठीक है, और हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसके बारे में जानते हैं कि F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है स्टैटिक के लिए 0.6 इंटू 20। क्या मिलेगा इसमें से, ये मिल जाएगा 12 न्यूटन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन का होगा। मतलब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो भी मूव नहीं होगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो भी मूव नहीं होगा, 3 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो भी मूव नहीं होगा, आप 11 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो भी मूव नहीं होगा। 12 न्यूटन का जब फोर्स लगाओगे तब ये ऑब्जेक्ट एक ऐसे लिमिट में होगा जहां पर ये जस्ट मूव होने वाला है। मतलब आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसको 12 न्यूटन से थोड़ा भी ज्यादा किए, ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसी मूव होगा वैसी ही अब काइनेटिक कोफिशिएंट काम करने लगेगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन, मतलब कि 0.4 इंटू 20, यानी कि 8 न्यूटन। इसका मतलब अब आपको 12 न्यूटन लगाओगे फोर्स तो आपको एक्सेलरेशन मिलते रहेगा ज्यादा, मगर फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन ही रह जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि शुरू में धक्का देने पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एक लिमिट तक, उसके बाद जैसी मूव होने लगे फिर उतने जोर से फोर्स नहीं लगाना पड़ता आपको। यही कॉन्सेप्ट था, एक बार में समझ लिए, 2 मिनट में सब समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी कर लिए हमने। मगर अब ये देखा गया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को धकेला, ये पूरी कहानी तो समझ में आ गई है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को धकेला तो मुझे यहां पर जो फ्रिक्शन को झेलना पड़ रहा है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहां स्लाइड करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को, फ्रिक्शन जो काम कर रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। मगर यही इसी शेप ऑफ द बॉडी, यही बॉडी को, ये ऑब्जेक्ट को, अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ इस शेप का रहता, सर्कुलर शेप का रहता, तो क्या इसमें मुझे धकेलने में कठिनाई जाती? ऑफ कोर्स शुरू में मुझे थोड़ी सी कठिनाई, धक्का देने में कठिनाई जाएगी। मैंने देखा, मैंने पहले जब बॉक्स को धकेला है ना, मैंने एक बॉक्स को धकेला, ये ब्लॉक को धकेला, तो मुझे इसको स्लाइड करना पड़ रहा था जब धकेला। मगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं धक्का दूंगा, फोर्स लगाऊंगा तो इसको मुझे रोल करना पड़ेगा, है ना, ये रोल होने लग जाएगा, ये रोल होने लग जाएगा। रोल कैसे होगा, आपने तो एक फोर्स लगाया, आपने एक फोर्स लगाया, वो उसको आगे की तरफ धकेल रहा, मगर एक फोर्स होगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, शुरू में स्टैटिक फ्रिक्शन जरूर काम करेगा, वरना इसको टॉर्क नहीं मिल सकता। ये गोल कब घूमेगा, ये गोल तभी घूमेगा जब दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तब जाके ये गोल घूम पाएगा, है ना।
वरना ये खुद भी स्लाइड करने लग जाता है। आप सोचो कई बार ऐसा भी होता है कि जो गाड़ी के चक्के होते हैं वो फिसलने लग जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन उस समय उन पे काम नहीं कर पाता, तो गोल नहीं घूम पाते, गोल नहीं घूम पाते। तो आपको इसको रोल करना है, प्योर रोलिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। मतलब जो भी मोशन होगा वो रोलिंग के हिसाब से हो, रोलिंग होके, रोल होके ही होना चाहिए। तो रोल होने के लिए आपको एक स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत तो पड़ेगी ही शुरू में। एक बार ये रोल होने लगे फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। एक बार इसको रोल होने के लिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए इसका खुद का वेट है, सो नॉर्मल फोर्स एन यहाँ काम किया, और आप एक फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट उतने ही बराबर एक फोर्स होगा जो उल्टे डायरेक्शन में होगा, तब जाकर इसको एक टॉर्क मिल पाएगा, तब जाकर इसको एक मोशन मिल पाएगा जो प्योर रोलिंग का होगा। और वो प्योर रोलिंग के कारण ये जस्ट मूव करना चालू करेगा, और जैसे ही मूव करना चालू कर दिया ये स्टैटिक फ्रिक्शन हट गया। अब जो फ्रिक्शन काम करेगा वो रहेगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन क्यों काम कर रहे हैं? ये रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? ये रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी ना वो बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी बहुत कम होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन से भी बहुत कम होगी। तभी तो आप देखें कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हमने देखा इस पे मैं फोर्स लगा रहा था, ये भी मूव हो रहा है, अभी इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ फोर्स, ये भी मूव हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। मगर यही चीज अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट की होती, दोनों का वेट भी बराबर होता, तो इसको धकेलने में, इसको आगे ले जाने में मुझे ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। इसको जितना एक्सेलरेशन दे रहा हूं उतना ही एक्सेलरेशन देने में मुझे ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बोथ वेज। यहां पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। वो कौन सा फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग। और यहां पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है? और कम होती है तो होती ही क्यों है? रोलिंग फ्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इसका जो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट समझोगे तो समझ में आप समझेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन होना भी नहीं चाहिए थे। तो रोल कर रहा है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए था, ये आगे बढ़ते जा रहा है, एक फोर्स उसको आगे धकेल रहा है, कोई भी फ्रिक्शन, कोई स्लाइड हो ही नहीं रहा। हमने जाना ना स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? दो सरफेस का रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन तो वही होता है जब दो सरफेस का रिलेटिव मोशन हो रहा है। यहां पे किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। एक नया सरफेस आते जा रहा है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है। जैसे देख लो अभी मैं यहाँ पे सरफेस के बीच का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाऊं तो एक पॉइंट समझ सकता हूँ, छोटा सा पॉइंट के बराबर। तो इतना कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पे क्या फ्रिक्शन हो रहा होगा, क्या रिलेटिव मोशन। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक पॉइंट ही रहेगा, हमेशा एक पॉइंट ही रहेगा। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट को धकेला तो वो रोल करते जा रहा है, रोल, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसमें अब मैंने एक फोर्स लगा दिया और छोड़ दिया, तो उस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एक बार उसको जो फोर्स लगा दिया उतने वेलोसिटी से अगर वो आगे बढ़ने लगा तो उतनी वेलोसिटी से उसको आगे बढ़ते रह जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मगर वो रुक जाता है। हो सकता है वो एयर रेजिस्टेंस के कारण भी रुक रहा हो, मगर एक और चीज है जिसके कारण वो रुकता है, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उस पर एक फोर्स काम कर रहा है, जो फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन कैसे काम करता है और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे पहली बात जो बताता है वो बोलता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है रोलिंग फ्रिक्शन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। यानी कि जितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमको मिल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उतने के प्रोपोर्शनल होगा। ये तो हम लोग पहले जानते हैं, पहली बात जानते ही हैं, हर बार ये आता था, स्लाइड भी हो रहा था ऑब्जेक्ट तो भी वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक, दूसरी बात बनती है कि उसको समझने के लिए देखो, अब देखो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। अभी मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, आगे जा रहा है, वेलोसिटी से आगे मूव होगा ना ऑब्जेक्ट धीरे धीरे, मगर ये रोल होते हुए मूव होगा। तो रोल हो रहा है मतलब उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सर्कुलर मोशन में पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। और इसका खुद का एक रेडियस भी होगा भाई, आर रेडियस है मान लो। तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो हम जानते हैं, v नहीं दिख रहा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हाँ सर जानते हैं।
v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये बात तो हम लोग जानते हैं, है ना। तो रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है उसका वेलोसिटी, जितने मोशन से वो आगे बढ़ रहा है, जितनी आगे जा रहा है, ठीक। तो इससे रिलेटेड ये भी बात देखा गया है लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में कि जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r, मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कम रोलिंग फ्रिक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब बात समझने की यहाँ पर और क्या है, एक बात देखते हैं कि तीसरी चीज जो बोलती है लॉज ऑफ फ्रिक्शन में, उसको समझते हैं। ये चीज समझना है, बाकी चीजें सारी समझ में आ जाएगी। क्या बोलता है लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे देखते हैं। ये रहा हमारा एक सरफेस, ठीक। मैंने उसके ऊपर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रख दिया, सर्कुलर ऑब्जेक्ट रख दिया है ना, जो रोल हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके भार के कारण, चाहे वो कितना भी अच्छा सरफेस हो, कितना भी बढ़िया सरफेस हो, कोई ना कोई डिप्रेशन जरूर देगा। मतलब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का दबाव बनाएगा सरफेस के ऊपर, एक प्रकार का दबाव बनाएगा सरफेस के ऊपर, बनाएगा यहाँ पे ऐसे एक प्रकार का दबाव बनाएगा, ये दबाव बनाएगा यहाँ पे सरफेस में, ठीक है। और थोड़ा सा खुद भी दबेगा, जितने दबाव बनाएगा थोड़ा सा खुद भी दबेगा। तो मतलब अब यहां पर एक सरफेस को कुछ ऐसा होना चाहिए था, है ना, सरफेस सीधा रहना चाहिए था, सरफेस सीधा रहना चाहिए था। और ये जो ऑब्जेक्ट है, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसको भी पूरा प्योर एक परफेक्ट सर्कुलर होना चाहिए था, मगर वो भी थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाएगा, वो भी डिप्रेस हो जाएगा, वो भी दब जाएगा और ग्राउंड को भी दबा देगा। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है सर। अब देखो हम लोग हो क्या रहा है यहाँ पे, ये है उसका रेडियस r, इसमें एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी काम कर रही है, रोल कर रही है ना, आगे फोर्स लग रहा है, फोर्स की बात नहीं कर रहे, और v वेलोसिटी से आगे मूव हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा है, तब जाके प्योर रोलिंग हो पा रही, तब जाके प्योर रोलिंग हो पा रही है, ठीक। अब इस सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस में यहाँ पे, यहाँ सरफेस में हो क्या रहा है, देखो इस ऑब्जेक्ट को आगे गोल घूमने के लिए, आगे गोल घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस पे क्या करना पड़ेगा, इसको आगे गोल घूमने के, देखो नॉर्मल फोर्स तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा ही रहा है, नॉर्मल फोर्स खुद का, सॉरी वेट फोर्स तो अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा ही रहा है, मगर क्योंकि ये सामने डायरेक्शन में मूव होते जा रहा है, देखो मूव होते जा रहा है, तो ये सरफेस का कांटेक्ट जो हो रहा है वो चेंज कर रहा है हमेशा। देखो अभी मैं इस P पॉइंट की बात करता हूं और इस Q पॉइंट की बात करता हूं, ये Q पॉइंट पीछे जाएगा और ये P पॉइंट सामने आ जाएगा, इसके टच में आ जाएगा। तो यहां पे होगा क्या, एक्चुअली इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, P Q और R की बात करता हूं मैं, इस पॉइंट पे P पॉइंट पर अभी कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगा। देखो नॉर्मल फोर्स कौन लगाता है, सरफेस लगाता है, ये खुद के वेट के कारण डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, सरफेस इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाना चाहिए, उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, तभी तो वो वहां पे टिका हुआ है, मगर एक डिप्रेशन बना रहा है ये, ठीक। ये डिप्रेशन के कारण कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है। इस Q पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स होगा, इस Q पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स होगा, देखो ये घूम रहा है आगे की तरफ, ऐसा घूम रहा है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो हम जानते हैं नॉर्मल फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना। तो यहाँ पे सरफेस क्या है, देखो थोड़ा सा बल्जिंग है ना, या दबा हुआ है, तो वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। आप बोलोगे सर आपने छोटा क्यों करते गए, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो ये यहां पर जो एक वेट फोर्स लगा रहा होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि देखो इसको आगे बढ़ना है, प्योर रोलिंग करनी है, स्लाइड नहीं करना है, तो यहां पर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो ज्यादा होगा, और यहां पर उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी जाकर तो ये यू होना है, तभी जाकर तो ये यू होना है। कौन कर रहा है ये तो हम कर रहे हैं फोर्स लगा के उसको रोलिंग दे रहे हैं, मगर जब हम उसके रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं तो देखो यहां पर वो नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा और यहां पर वो नॉर्मल फोर्स थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहां से वो ऊपर उठ रहा है और यहां से वो दबाव बनाते हुए जा रहा है, इसी कारण तो ये आगे बन रहा है।
आप भी सोचो जब आप चलते हो तो आप क्या करते हैं, आप जमीन को अपने तलवे से मतलब अपने, ये रहा अपना जमीन और ये आपका पैर, तो आप क्या करते हैं, यूं यूं, मतलब आप क्या करते हैं, यूं पुश इट, फ्रॉम वेयर यू पुश इट, फ्रॉम द फ्रंट। तो ये है वो फ्रंट से आप इसको, इसमें दबाव पड़ रहा है, उसका नॉर्मल फोर्स यहां बढ़ रहा है। अब नॉर्मल फोर्स ऑफ कोर्स वहां पे ज्यादा स्ट्रांग होगा जहां पे उसका पुशिंग ज्यादा है, फोर्स का वेट ज्यादा है, वेट तो ऑफ कोर्स उतना ही है मगर इसका पुशिंग ज्यादा कहां पड़ेगा, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, एक टॉर्क दे रहा है, तो यहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। अब यहाँ पे ज्यादा और यहाँ के कम होने के कारण इन सब का जो नेट बनता है, इन सब का नेट देखो, इन सब का कंपोनेंट बना लो, इन सब का कंपोनेंट बना लो। देखो इसका कंपोनेंट बनेगा तो एक कंपोनेंट सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे ऐसे है ना, किसी एंगल में काम करते रहेगा, सबका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में से आप जब इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप इसको बांटते जाएंगे नॉर्मल फोर्स। हम लोग उतने अंदर जाने नहीं वाले, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो आपको पता चलेगा एक नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में काम करता है। नेट फोर्स, इन सब का जो नेट फोर्स, इन नॉर्मल फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा, देखो हमने क्या बात बोली है, इसीलिए बोला है कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। वो नेट नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, मतलब इतने सारे नॉर्मल फोर्स जहां पे काम कर रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, रोलिंग में ही ये सब होता है, स्लाइडिंग वाइडिंग में नहीं होता। तो उन सब का जो नेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, देखो यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। अगर इस हर जगह इक्विवेलेंट होता, सब एक दूसरे के बराबर होता, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते, मगर यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस तरफ ये आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा पुश कर रहा है और इस तरफ में उसको पुश नहीं उतना मिल पा रहा है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ज्यादा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कम क्रिएट हो रहा है, तभी तो आगे बढ़ रहा है। तो एक नेट फोर्स हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल रोलिंग फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो अपोज करता है फॉरवर्ड फोर्स को जो आगे की। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अब देखो अगर हम लोग इसको देखें, इस एरिया को देखें, इस एरिया को देखें, मैं इसको एरिया बोल लेता हूं ए, तो यहां से अपने को पता चलता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इस एरिया के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या क्या चीजों के भी डिपेंड कर रहा है, देखते हैं। एन 1/r एंड 1/a, मतलब इससे क्या बन रहा है हमारा फॉर्मूला, ऐसा कुछ बन रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/RA। तो ये आप इसके बारे में समझ सकते हैं ए पे कैसे डिपेंड करता है। जस्ट इमेजिन दैट कि अगर आप किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को एक प्लेन सरफेस पे, एक कठोर प्लेन सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे धकेलेंगे तो बहुत अच्छे से रोल होगा वो, और उसी की जगह एक कठोर प्लेन सरफेस ना हो और उसकी जगह में एक रेत जैसा, मतलब सैंड हो या ऐसा कुछ हो जिसमें वो ज्यादा बैठ जाता है या उसमें धंस जाता है, और उसमें आप रोल करेंगे, उसमें आप उसको धकेलने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा एरिया में कांटेक्ट बना पा रहा है, कांटेक्ट बना पा रहा है, और वहां ज्यादा एरिया में कांटेक्ट बनाने के कारण ज्यादा एरिया हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया। देखो ज्यादा एरिया हो गया, एरिया ज्यादा हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये एरिया क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब कितना डिफॉर्म हुआ है सरफेस भी और बॉडी भी, तो उन दोनों को मिलाकर जो एरिया डिफॉर्म हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रिक्शनल फोर्स के। एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। आप देखे होंगे जब हवा कम हो जाए, साइकिल की हवा कम हो जाए तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, मतलब आप देखेंगे तब टायर कैसे हो जाते हैं, ज्यादा सरफेस से कांटेक्ट में रहते हैं, तो एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन वहां पे ज्यादा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अब बन गया हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। मगर ये फॉर्मूला उतना कठिन ना बनाते हुए हम क्या करते हैं, म्यू एन म्यू ए अपॉन आर इंटू एन। अब इसमें से म्यू ए अपॉन आर जो रहता है ना, ये जो एरिया है और उसका रेडियस है, ये सब चीज सबको एक कांस्टेंट बनाते हुए, ताकि क्या हो,
एक प्रकार से आसान बन जाए, हम म्यू रोलिंग दे दिया जाता है हमको, एक आसान सा फॉर्मूला दे दिया जाए। समझने के लिए आप ये समझ लो कि इन चीजों पर वो डिपेंड करता है। क्या क्या चीजों पर? नॉर्मल फोर्स पर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उसके एरिया पर, एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उन सब चीजों से मिलकर तो फॉर्मूला बन रहा, मगर इन क्वेश्चन व्हेन इट विल बी गिवन सीधा बता देता है कि रोलिंग फ्रिक्शन 0.3, 0.05, 0.03 ऐसा है, म्यू इज इक्वल टू 0.03, 0.05 ऐसा कुछ बहुत कम होता है, और वेट ऑफ द बॉडी दे देगा और रोलिंग फ्रिक्शन पता करो और बोलो कि कितना ऑब्जेक्ट में कितने में वो इतना एक्सेलरेशन दे देगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो पहले थे बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला हमको दिखने लग गया। अब रोलिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट मिल गया हमको, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन मिल गया, फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया, नॉर्मल फोर्स जो पहले था। मगर समझने के लिए क्या क्या चीजें आई? नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन, जो एरिया डिफॉर्म हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आप डिफॉर्म्ड जगह में चलाओगे, जैसे रेत में आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो वो क्या हो गया, ज्यादा डिफॉर्म हो जाता है, या फिर पतला एक टायर है जिसमें से हवा निकल गई है तो वो ज्यादा डिफॉर्म हो गया, उतना एरिया जो डिफॉर्म्ड है कांटेक्ट में उतने ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स मिलने लगता है। सो दिस इज इट फॉर रोलिंग फ्रिक्शन। न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम बनते हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम बन जाता है हमारे लिए, जैसा था हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, जैसा था हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, सेम बन गया। क्योंकि हमने क्या किया, इन सब को मिलाकर एक कांस्टेंट बना दिया म्यू आर, और ये म्यू आर दे दिया जाता है, म्यू आर दे दिया जाता है। अगर इसके बारे में और अच्छे से, सर एरिया में भी तो डिपेंड करता है, रेडियस में भी डिपेंड करता है, तो इन फर्दर स्टडीज इट इज बीइंग स्टडीड, बट अप टू द लेवल ऑफ क्लास 11 आपको डायरेक्ट रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे देता है, नॉर्मल दे दिया पता चल जाता है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी पता चल जाता है। सो दिस इज इट अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन। I hope you have understood. In the next class, we will talk about dynamics of circular motion. Keep studying. Have a nice day.